यस बेटा। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 24 कंप्लीट कर दिया था, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। उसका मेरा पार्ट कंप्लीट हो गया था। उसी पर बेस हमारा नेक्स्ट चैप्टर दिया है, चैप्टर नंबर 25, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। कि जब आपको अगर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अगर बनाना होता है तो वो कैसे बनाया जाता है। एग्जाम में आपके सेक्शन बी के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पुट अप हो सकता है, तो हम सबसे पहले बात करें। इसमें लिखा हुआ है, द सेक्शन बी ग्रुप क्वेश्चंस कुड आस्क यू टू प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पीनल। सेक्शन बी के अंदर जो क्वेश्चन आता है उसमें आपसे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पीनल बनाने के लिए बोला जा सकता है। दिस विल इंक्लूड प्रोसेसिंग कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स। हम इसमें एडजस्टमेंट भी बोला जा सकता है, लाइक इंटरग्रुप ट्रेडिंग जो मैंने अभी प्रीवियस टॉपिक में पढ़ाया है। अनरियलाइज प्रॉफिट, उसका भी पॉइंट इसके अंदर ट्रांस एड ऑन किया जा सकता है। इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले बात करें कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। इसका मतलब क्या होता है। कंसोलिडेशन का मीनिंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं। व्हेन वन कंपनी अक्वायर्स अदर कंपनी, जब अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को अगर अक्वायर करती है तो एक कंपनी पेरेंट कंपनी होती है और दूसरी कंपनी सब्सिडियरी होती है। देन वी हैव टू ऐड प्रॉफिट्स ऑफ पेरेंट एंड सब्सिडियरी कंपनी। तो हमें प्रॉफिट्स ऐड करने होते हैं पेरेंट और सब्सिडियरी के। In this case, full profits of parent company and profits of subsidiary company in percentage form will be added. पेरेंट कंपनी के तो पूरे प्रॉफिट्स लिए जाते हैं कंसोलिडेशन के अंदर, और जो सब्सिडियरी है उसके परसेंटेज फॉर्म में। परसेंटेज फॉर्म में मान लो मेरे पास आपका अगर 80% पोर्शन अगर है तो मैं प्रॉफिट्स का कितना लूंगा, 80% पोर्शन मेरे में ऐड करूंगा कंसोलिडेशन पर्पज के लिए। आउट ऑफ दिस कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, एनसीआई शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी डिडक्टेड। और जो एनसीए का शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है उसको हम अलग से सेपरेटली शो किया जाता है, उसको हम अलग कर दिया जाता है। एट द consolidated statement of P&L preparation, all income and expenses will be added including dividend receivable from subsidiary में। अगर आपको पेरेंट ने क्या कर रखा है, सब्सिडियरी कंपनी के अगर शेयर्स सर अक्वायर। एक बार आप थोड़ा सा जल्दी से बता सकते हो क्या पहले का? पहले का मतलब ये इसी चैप्टर का या पहले का। नहीं सर, यही चैप्टर आज का ही। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ बेटा, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के अंदर सिंपल सा पॉइंट हमने जो है इसके अंदर भाई, आप वही एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी को अक्वायर करती है तो जो एक कंपनी तो क्या कहलाती है हमारी पेरेंट कंपनी, और अनदर कंपनी क्या कहलाती है हमारी सब्सिडियरी कंपनी। जब आपको कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाने होते हैं तो हमें वही दोनों के प्रॉफिट्स को एड ऑन करना होता है। Then we have to add profits of parent and subsidiary company. In this case, full profits of parent company के पूरे profits लिए जाते हैं, और सब्सिडियरी कंपनी के प्रॉफिट्स भी परसेंटेज फॉर्म में हम ऐड कर दिया जाता है जितना भी परसेंटेज है। आउट ऑफ दिस अनरियलाइज कंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स, जो भी आपके कंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स आते हैं उसमें से एनसीए का जो शेयर होगा, वही जो अगर मान लो मैंने 80% पोर्शन अक्वायर कर रखा है तो 20% पोर्शन क्या होगा आपका, किसी और के पास होगा। तो एनसीए शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको हम क्या कर देंगे, डिडक्ट कर दिया जाता है। एट द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ P&L प्रिपरेशन, ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस विल बी एडेड। जो भी आपकी इनकम और एक्सपेंसेस होती है उसको हम ऐड करते हैं, एक्सक्लूडिंग डिविडेंड रिसीवेबल फ्रॉम सब्सिडियरी। मान लो मेरी पेरेंट कंपनी और आपकी सब्सिडियरी कंपनी, मुझे आपसे अगर कोई डिविडेंड रिसीव होना है, आपने डिविडेंड डिक्लेयर करा और उस डिविडेंड में मुझे अगर कुछ रिसीव होना है तो वो क्या हो जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। रीजन क्योंकि हम दोनों क्या है, एक कंसोलिडेटेड बना रहे हैं, तो हम दोनों के बीच का अगर डिविडेंड का कोई ट्रांजेक्शन है तो उसको हम नहीं शो करेंगे। क्लियर पॉइंट यहाँ तक, यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है बेटा। अब इसी से रिलेटेड हम सीधा स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इसके अंदर क्या दिया है, पर्पज ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। The aim of the consolidated statement of P&L, the comprehensive income, is to show the results of group for an accounting period as if it were a single entity. अगर वो सिंगल एंटिटी होती तो अपना इंफॉर्मेशन को कैसे प्रेजेंट करते, वो चीज हमारा यहाँ पर शो करना है। द अदर comprehensive income element of this statement is beyond the scope of AFA syllabus. जो अदर comprehensive income वाला पार्ट है वो चीज आप लोगों के यहाँ पर सिलेबस में नहीं दे रखा है, तो इसलिए उसका क्वेश्चन नहीं पुट अप होगा। Exactly the same philosophy is adopted as per the consolidated statement of financial position। जो आप consolidated एसओएफपी के अंदर जो फिलोसॉफी फॉलो करते हैं, जो सिस्टम फॉलो किया जाता है, वही सिस्टम यहाँ पर भी फॉलो किया जाता है। हमें वही अगर मान लो कैलकुलेशंस वगैरह करनी है तो जो भी आपका
प्रॉफिट वगैरह है, पेरेंट कंपनी के प्रॉफिट्स लेंगे और सब्सिडियरी के भी प्रॉफिट्स वगैरह लिए जाते हैं, जितना परसेंटेज आप ऑन करते हैं। ये आपको अप्रोच वगैरह दे रखी है, ये अप्रोच वगैरह और ये क्या होती है, कैसे कैलकुलेट्स होती है, ये सब चीजें अभी हम बाद में देखते हैं। अप्रोच वगैरह कुछ काम की नहीं है। डायरेक्टली अपन एक्टिविटी नंबर 1 पर आते हैं। इसका एक्टिविटी नंबर 1 कैसे सॉल्व होगा, तो ध्यान से देखिए। हमें इसमें वही मैंने क्या बोला, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का फॉर्मेट आपको ऑलरेडी बना हुआ रहेगा, और पीएनएल वैसे भी कैसे बनता है वो ऑलरेडी हम प्रीवियस उसमें चैप्टर्स में पढ़ भी चुके हैं। तो देखिए हमें इसमें क्या बोला है, एक्टिविटी नंबर 1, ऑन 1 जुलाई 2014 पैटियोस acquired 90% ऑफ स्लैंग का। बेटा तो हमारा सबसे पहली चीज तो डेट ऑफ एक्विजिशन दे दिया है, 1 जुलाई 2014। किसने एक्वायर किया है, पैटियोस ने एक्वायर किया है। किसको एक्वायर कराया है, स्लैंग कंपनी को। कितना परसेंट पोर्शन एक्वायर करा है, 90% पोर्शन। और फिर आगे बोला हमें एट अ कॉस्ट ऑफ $55,000। तो आपका परचेज कंसिडरेशन दे दिया है $55,000। पैटियोस एज ऑर्डिनरी शेयर का, और इसके अलावा बताया हमें द बैलेंस ऑन स्लैंग्स रिजर्व वाज $15,000 एट दैट डेट। मतलब आपका रिटेन अर्निंग्स बता रखा है एट एक्विजिशन, और वो हमें गिवन है कितना, $15,000। आगे क्या बोला हमें, पैटियोस इज ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ $1 लाख एंड स्लैंग्स $20,000 की आपकी शेयर कैपिटल है। तो शेयर कैपिटल बता दिया है आपका, पेरेंट कंपनी की है कितनी, $1 लाख की शेयर कैपिटल है। और स्लैंग कंपनी की है कितने की, सब्सिडियरी की, $20,000 की। ये आपको शेयर कैपिटल गिवन है। स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर बोथ कंपनीज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019। आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L दे दिया है, रेवेन्यू दे दिया है, दोनों का कॉस्ट ऑफ सेल्स दे दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडियरी। अभी हाल मैंने बताया डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडियरी को हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर नहीं लेते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है हमें दिस बाय दिस, इनकम टैक्स एक्सपेंसेस दे दिया, और प्रॉफिट फॉर द ईयर। आपसे बोला क्या, प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019। हमें कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाना है, या आपको पूरा P&L का रिलेटेड दे दिया है। और नीचे उन्होंने उसके बाद में और कुछ, ये वर्किंग नोट में वही आपको क्या बोला है, ग्रुप स्ट्रक्चर बनाना है। तो ग्रुप स्ट्रक्चर में तो वही पेटीओस कंपनी ने अक्वायर करा है किसको, स्लैंग कंपनी को। कितना परसेंट पोर्शन, 90% पोर्शन। कब अक्वायर करा, डेट ऑफ एक्विजिशन जो कितना था हमारा, 1 जुलाई 2014। तो 1 जुलाई 2014, these information have been provided in the question। अब हमें इसका वही कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाना है। सबसे पहले हमें रेवेन्यू, तो वही रेवेन्यू में क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके दिखाना है, सिंपल सा पार्ट। 100 और 90 दोनों का दे रखा है, तो 100 और 90, तो यहाँ पर हमने लिखा रेवेन्यू 100 + 90 कितना हो जाएगा, 190। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स हम देखें कितना कितना दे रखा है, 75 और 55, तो वो दोनों को ऐड करके दिखा देते हैं हम। वही नॉर्मल पॉइंट बेटा, 75 + 55 130। तो 75 + 55 तो हो जाएगा आपका कितना, 130। यहाँ पर लिखा हमने 190 और 130, माइनस कर देंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया कितना, 60। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है सबको, क्लियर है यहाँ तक का पॉइंट सबको बेटा। हर्षित, हर्षप्रीत, कशिका, केशव, निशिता। Yes, yes, sir.
अब इसी के बाद में फिर हम आगे चले, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हमें दे रखा है कितना, 5 और 6। तो वो हम ऐड करके लिख देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 5 + 6 दैट विल बी 11। तो 11 आपका ये आ गया। फिर इसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस भी गिवन है आपको 8 और 10। तो वो हमने मेंशन कर दिया, 8 + 10 18। तो ये आ जाएगा आपका 18। तो 60 - 11 - 18 दैट विल बी 31। आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया है कितना, 31। इसके बाद में फिर हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, इनकम टैक्स एक्सपेंसेस दे रखा है आपको 4 और 6। तो 4 + 6 ये कितना हो जाएगा, 10। तो ये 10 मेंशन कर दिया। तो 31 में से 10 लेस करा तो कितना आ गया, 21। ये आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर। यहां तक का पॉइंट क्लियर है बेटा? प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया हमारा कितना, 21। इसमें यहां तक के पॉइंट में किसी को भी डाउट हो तो बोले। यहां तक के पॉइंट में किसी को भी डाउट हो तो बोले बेटा। अब मुझे प्रॉफिट को एट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करना है पेरेंट कंपनी के बीच में और एनसीआई के बीच में। भाई ये जो 21 है, इस 21 में कुछ पोर्शन तो मेरा एनसीआई में जाएगा और कुछ पोर्शन पेरेंट में जाएगा। बट ये जो 21 है, ये 21,000 इज कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। ये कौन सा प्रॉफिट है बेटा, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। इट मीन्स दिस प्रॉफिट includes profit of parent and subsidiary। इसके अंदर तो क्या है, पेरेंट और सब्सिडियरी दोनों का प्रॉफिट इंक्लूड है। अब हमें हियर वी हैव टू कैलकुलेट एनसीआई शेयर ऑफ प्रॉफिट। हमें यहां पर क्या करना है, एनसीआई का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है। अब एंड एनसीआई इज कनेक्टेड ओनली टू सब्सिडियरी। एनसीआई किससे कनेक्शन रखता है, ओनली सब्सिडियरी से रखता है, पेरेंट से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो उसको जो पोर्शन मिलेगा भाई, हमने पेरेंट कंपनी ने 90% पोर्शन अक्वायर कर रखा है सब्सिडियरी का, तो सब्सिडियरी का 10% पोर्शन किसके पास है, एनसीआई के पास। और एनसीआई के अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो एनसीआई का प्रॉफिट कितना दे रखा है, यहाँ पर 13 का दे रखा है क्या बेटा? स्लैंग का प्रॉफिट कितना दे रखा है, 13,000 दे रखा है क्या स्लैंग का प्रॉफिट? तो सर ये जो हमने निकाला है, ये तो ओवरऑल प्रॉफिट है 21,000। तो हमें एनसीए का प्रॉफिट निकालना है, तो एनसीए की में हम क्या करेंगे, 13,000 आपका प्रॉफिट था, उसका 10% वो कितना हो जाएगा, 1.3। मैं फिर वापस से बोल रहा हूँ, अगर किसी को भी डाउट हो, यहाँ पर हमने सबसे पहले तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट निकाल दिया 21,000। देन आफ्टर उसके बाद में मुझे एनसीए का प्रॉफिट निकालना था, तो एनसीए का प्रॉफिट में डायरेक्टली 21,000 का 10% नहीं करूंगा। रीजन, क्योंकि 21,000 तो क्या है बेटा, पेरेंट प्लस सब्सिडियरी दोनों का प्रॉफिट मिला करके है। पेरेंट प्लस सब्सिडियरी दोनों का प्रॉफिट मिला करके है, तो हम उसको नहीं लेंगे। हमें किसका लेना है, ओनली सब्सिडियरी का। तो सब्सिडियरी का हमें निकालना है, तो सब्सिडियरी का प्रॉफिट कितना, 13,000। और 13,000 का 10% वो कितना हो जाएगा, 1.3। तो 21,000 में से 1.3 तो आपके किसके पास चला जाएगा, एनसीआई के पास। और बाकी का जो प्रॉफिट है वो किसके पास जाएगा, पेरेंट के पास। तो 21 माइनस 1.3, ये हो जाएगा आपका 19.7। और ये 21 और ये भी 21। ये मेरा
हो गया कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पी। बोले बेटा इसमें किसी को भी डाउट हो तो। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पी। सब बस P&L में इतना ही होता है ना कि बस डिविडेंड शो नहीं करते जो सब्सिडी, बाकी तो बस ऐड करना होता है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। यहां तक के पॉइंट में किसी को भी डाउट हो तो बोले बेटा। नो सर। भाई सिंपल सा मैंने क्या करा, पहले तो वही पॉइंट्स को ऐड ऑन कर करके वही हमारा जो कंसोलिडेशन में करते थे, ऐड कर करके मैंने सारी फिगर्स को निकाल दिया, और फिगर्स को निकालने के बाद में फिर मैंने वही कंसोलिडेटेड प्रॉफिट निकल गया। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट निकलने के बाद में फिर हमने क्या करा, एनसीए का प्रॉफिट निकालना था, तो एनसीए का प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने सब्सिडियरी का प्रॉफिट देखा, उसमें एनसीए का कितना पोर्शन है उतना पोर्शन मैंने एनसीए में लिख दिया, और बाकी का पोर्शन हमारा पेरेंट में चला गया। क्लियर पॉइंट यहाँ तक। चलिए इसी के बाद में फिर हम आगे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया है इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग। और इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग क्या होता है ये चीज मैं ऑलरेडी समझा भी चुका हूँ अभी प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी। इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग बेसिकली, इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग बोलते हैं या इंटर कंपनी ट्रेडिंग बोलते हैं हम, वेन एवर इंटर कंपनी सेल्स बिटवीन पेरेंट एंड सब्सिडियरी। जब आपका अगर पेरेंट और सब्सिडियरी उन दोनों के बीच में अगर कोई सेल परचेज होता है, देन इट विल हैव इफेक्ट एट थ्री प्लेसेस। तो फिर उसका तीन जगह पर उसका इम्पैक्ट आता है। कहाँ कहाँ पर? सेल्स पर भी उसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि आपने अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को सेल करा है तो वो चीज हमें हटाना होता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स पर भी उसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि एक ही क्लोजिंग स्टॉक में वो चीज इंक्लूड होगा, तो वो चीज हमारा। और अनरियलाइज प्रॉफिट पर भी उसका इम्पैक्ट आता है। अनरियलाइज प्रॉफिट पर भी उसका इम्पैक्ट आता है। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर आपकी इंट्रा कंपनी अगर ट्रांजेक्शन होती है पेरेंट और सब्सिडियरी के बीच में, तो अगर आपकी कोई भी ट्रांजेक्शन होती है उससे रिलेटेड प्रॉफिट वगैरह अगर आपको रियलाइज नहीं हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट तीन जगह पर आता है, सेल्स पर, कॉस्ट ऑफ सेल्स पर, और अनरियलाइज प्रॉफिट पर। इफेक्ट क्या होगा, आपकी जो कंसोलिडेटेड सेल्स आप निकालते हैं उस कंसोलिडेटेड सेल्स में से आप क्या कर देंगे, इंटर कंपनी सेल्स को क्या कर देंगे, हम माइनस करते हैं। फिर वापस बोल रहा हूँ, कंसोलिडेटेड सेल्स में से इंटर कंपनी सेल्स को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। पहली चीज। सेकंड पॉइंट, कंसोलिडेटेड कॉस्ट ऑफ सेल्स जब आप निकालते हैं तो उसमें से आप इंटर कंपनी सेल्स को तो माइनस करेंगे। क्यों सर? क्योंकि एक ने सेल करा है तो दूसरे ने परचेस कर रहा होगा। मैंने अगर सेल करा है तो आपने परचेस करा होगा, तो वो आपकी परचेस किस में इंक्लूड होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स में इंक्लूड होगा, तो इसलिए हम उसको भी हटाते हैं। और अनरियलाइज प्रॉफिट मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा भी चुका हूं, अगर अनरियलाइज प्रॉफिट का आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को अगर रिड्यूस करोगे तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ेगा, तो हमारा यहाँ पर अनरियलाइज प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। फिर वापस से बोल रहा हूँ, कंसोलिडेटेड जब आप अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को अगर गुड सेल करती है, तो कंसोलिडेटेड सेल्स में से तो आप इंटर कंपनी सेल्स को माइनस करेंगे, और जब कंसोलिडेटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप निकालते हैं तो उसमें इंटर कंपनी ट्रेडिंग को, वो इंटर कंपनी सेल परचेस को तो हम माइनस करेंगे, और अनरियलाइज प्रॉफिट को प्लस किया जाता है। ये याद रह जाएगा कि बेटा पॉइंट ये पॉइंट याद रह जाएगा यहाँ तक का। हमें उसको क्योंकि रिमूव करना होता है अनरियलाइज प्रॉफिट के अंदर। देखिए हम इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग, इसका अभी क्वेश्चन भी करते हैं तो वो चीज क्लियर हो जाएगा। When considering the group as if it were a single entity, intra-group trading represents transactions which the group undertakes with itself, जो ग्रुप के अंदर हुई है। Clearly these have to be stripped out, तो हमें उनको स्ट्रिप करना होता है, मतलब हटाना होता है। Out of the results, the value of inventory in the consolidated statement of P&L needs to be checked to make sure it represents the cost to the group। तो कि भाई जो भी आपकी इन्वेंट्री वगैरह वो आपकी अगर ऐसा तो नहीं कहीं सेल प्राइस पर शो हो रहा है, हमें उसको कॉस्ट प्राइस पे लाना होता है, तो वही हमें अनरियलाइज प्रॉफिट को रिमूव करना होता है। देयर आर टू पोटेंशियल एडजस्टमेंट नीडेड व्हेन ग्रुप कंपनीज ट्रेड विद ईच अदर।
और वहां पर दो हमें एडजस्टमेंट्स करने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एलिमिनेट इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन फ्रॉम द रेवेन्यू एंड द कॉस्ट ऑफ सेल्स फिगर। हमें जो भी इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन होती है उसको रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल्स में से हटाना होता है। तो एंट्री क्या बन जाएगी, डेबिट ग्रुप रेवेन्यू और क्रेडिट ग्रुप कॉस्ट ऑफ सेल्स। भाई हमारा ग्रुप रेवेन्यू, हमें सेल्स को नॉर्मली हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो कम करने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स को नॉर्मली आप डेबिट करते हैं, तो कम करने के लिए क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो डेबिट ग्रुप रेवेन्यू अकाउंट और क्रेडिट ग्रुप कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट with the total amount of intra group sales between the companies, दोनों कंपनीज के बीच का जो इंट्रा ग्रुप सेल्स है उससे। दिस एडजस्टमेंट इज नीडेड रिगार्डलेस ऑफ वेदर एनी ऑफ द गुड्स आर स्टिल इन इन्वेंट्री एट द ईयर एंड और नॉट। भले आपके पास में ईयर के एंड में इन्वेंट्री बच रहा है या नहीं बच रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपकी इंट्रा कंपनी अगर ट्रांजेक्शन है, तो हमें कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाते टाइम उसको रिमूव करना होता है। याद रखिएगा, वेदर whenever intra company trading made, it will be removed out of consolidated sales and cost of sales, whether goods have been further sold or not, भले वो गुड्स फर्दर सेल हुआ हो या नहीं हुआ हो, और इट रिमेन्स एज क्लोजिंग स्टॉक, या वो क्लोजिंग स्टॉक के फॉर्म में रखा हुआ, डजेंट मैटर, हम कोई भी सिचुएशन हो हम उसको वहीं ड्रॉप कर देंगे। मतलब हम उसका वही ग्रुप रेवेन्यू में से भी हटाएंगे और ग्रुप कॉस्ट ऑफ सेल्स में से भी हटाएंगे। अनरियलाइज प्रॉफिट का जब आप एडजस्टमेंट करेंगे, एलिमिनेट अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन द गुड्स स्टिल इन इन्वेंटरी एट द ईयर एंड, तो वही हमारा, हमें जब अगर अनरियलाइज प्रॉफिट अगर है तो उसका हमें रिमूव करना होता है। तो वो कैसे, डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू पीओपी, मतलब वही प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट का वही परसेंटेज निकाल करके हमें करना होता है। और क्रेडिट इन्वेंट्री अकाउंट में आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू पीयूपी, तो उससे हमारा क्या निकल जाएगा, डेबिट सेल्स रिटेन अर्निंग्स, सेलर रिटेन अर्निंग अकाउंट। आपका जो भी सेलर है उसका रिटेन अर्निंग्स हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। क्रेडिट इन्वेंट्री अकाउंट, यहाँ तक की बात। If the subsidiary is the seller, there is a need to adjust NCI interest in the profit for the year. अब यहाँ पर भी वही बात, अगर if subsidiary sell goods टू पेरेंट, अगर सब्सिडियरी ने अगर गुड सेल किया है पेरेंट को, देन अनरियलाइज प्रॉफिट इज रिलेटेड टू सब्सिडियरी, सो इट विल हैव इफेक्ट ऑन एनसीआई ऑल्सो, तो इसलिए उसका इम्पैक्ट एनसीआई पर भी आएगा। हाउएवर, इफ parent sell goods to subsidiary, then unrealized profit is related to parent, so it will not have effect on एनसीआई। यहां तक का पॉइंट क्लियर? इसका डायरेक्टली अपन एक क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। एक्टिविटी नंबर 2 हम देखें, इसमें क्या बोला है, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ P&L हमें बनाना है।
Pouch acquired 75% of the issued share capital of SAC on 1st January 2012. पाउच ने एक्वायर कराया बेटा 75% पोर्शन सैक कंपनी का कब 1 जनवरी 2012 को। तो हमारा सबसे पहले वही ग्रुप स्ट्रक्चर के अंदर हम लिख दें, पाउच ने एक्वायर किया है सैक कंपनी का कितना परसेंट पोर्शन एक्वायर कराया है, और 75% पोर्शन। और कब एक्वायर किया है आपने, 1 जनवरी 2012 को। सो डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ एक्विजिशन है हमारा कितना, 1 जनवरी 2012। ये हमारा डेट ऑफ एक्विजिशन दे दिया है। अब आगे देखिए हमें और क्या क्या बोला। सैक हैड सोल्ड गुड्स टू पाउच, ध्यान से सुनना, सैक हैड सोल्ड गुड्स टू पाउच। तो सब्सिडियरी ने पेरेंट को गुड सेल करा है या पेरेंट ने सब्सिडियरी को गुड सेल किया है? सब्सिडियरी ने पेरेंट। तो सब्सिडियरी ने बेटा गुड सेल करा पेरेंट को पाउच ड्यूरिंग द ईयर फॉर $8 million एट अ मार्कअप ऑफ 25%। और मार्कअप किस पर होता है, कॉस्ट पर होता है या सेल पर होता है? कॉस्ट पर। कॉस्ट पर होता है। तो मतलब कि ये जो हमें से $8 million का आपको जो प्राइस दे रखा है वो कितने के बराबर होगा, 125% के इक्वल होगा क्या बेटा? यस सर। भाई हमें यहाँ पर सैक ने गुड सेल करा था पाउच को $8 million का गुड्स एट अ मार्कअप ऑफ 25%। तो मैं फिर वापस से बोलूं, यहाँ पर सैक ने सोल्ड गुड्स टू पाउच, पाउच को आपने गुड सेल करा $8 million का, कितने का गुड सेल करा, $8 million का गुड्स एट मार्कअप ऑफ 25%, 25% मार्कअप पर। At the year end, 3/4 of these goods had been sold on to the third parties. 3/4 मतलब 3/4 पोर्शन, वो तो आपने सेल कर दिया। तो बाकी का मतलब 1/4 पोर्शन आपने गुड सेल नहीं किया, यही मीनिंग हुआ क्या? 3/4 पोर्शन गुड्स सोल्ड। तो आपके पास जो रिमेनिंग गुड्स बचा है वो कितना बचा है, 1/4 गुड्स रिमेनिंग रहा है क्या बेटा? यहां तक का पॉइंट क्लियर? अब अगर मुझे यहाँ पर सबसे पहले अनरियलाइज प्रॉफिट का अगर कैलकुलेशन करना है तो वो कैसे करूं मैं? भाई हमारा हम अज्यूम करें, अगर लेट अज्यूम अगर कॉस्ट प्राइस है आपका 100, आप मार्कअप करते हैं 25, तो आपका सेल प्राइस आ जाएगा क्या, कितना हो जाएगा, 125। सेल प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 125। मुझे अगर प्रॉफिट इंक्लूडेड अगर निकालना है इसके अंदर, प्रॉफिट इंक्लूडेड इन सेल्स प्राइस, तो वो कैसे निकालेंगे हम, 8 मिलियन मतलब 80 लाख इंटू 25 अपॉन 125, यही करेंगे क्या बेटा? या फिर मैं अगर सिंपल वे में बोलूं तो अपन रेट को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। भाई कॉस्ट का 25% अगर आपको रेट को अगर जाना है फ्रॉम सीपी टू एसपी, जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है सीपी टू एसपी पर जाने का, रेट अपॉन 100 प्लस रेट इंटू 100, तो 25 अपॉन 125 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, 20%। आप दोनों में से कोई से भी पैटर्न से सॉल्व करें बात सेम रहेगी। तो 80 लाख इंटू 25 अपॉन 125, तो वो कितना हो जाएगा, 16 लाख। ये मेरा क्या है, प्रॉफिट है, ओवरऑल प्रॉफिट। और इससे भी निकालोगे तो 80 लाख का 20% कितना होगा, 16 लाख, बात एक ही है।
हमारा जिसमें से आपने क्या कर दिया, 3/4 गुड्स तो आपने सेल कर दिया है, तो अनरियलाइज प्रॉफिट कितना हो जाएगा मेरा, 16 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो ये आपका हो गया 4 लाख। ये मेरा क्या हो गया, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। इज इट क्लियर? प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आ गया मेरा कितना, 4 लाख ना। फिर हम आगे चलें, इसी के बाद में हमारा सबसे पहली चीज आ गया प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो यहाँ पर हमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का कैलकुलेशन भी करना था, तो वो कैलकुलेशन मैंने पूरा उधर बता दिया है, वही चीज आ जाएगा यहाँ पर, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का कैलकुलेशन जो मैंने डिस्कस कर दिया है अर्लियर, उसको हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो जाएगा, वो वहां से उठा करके यहाँ पर हम ट्रांसफर कर देंगे, वो मैंने उधर समझा दिया है। अब आगे चले हम, इसके अलावा और क्या दे रखा है हमें, रेवेन्यू दे रखा है 24,500 और 15,600, कॉस्ट ऑफ सेल्स दे दिया है, डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडियरी दे दिया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे दिया, इनकम टैक्स एक्सपेंसेस दे दिया, और प्रॉफिट फॉर द ईयर दे दिया है। आपसे क्वेश्चन में बोला क्या है, इसके अलावा वही हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पेंडल। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पेंडल हमें बनाना है फॉर द पाउच ग्रुप फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012। आपको ये कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पेंडल, तो हमें अभी हाल मैंने बताया था, जब भी अगर इंटर कंपनी ट्रेडिंग आती है तो उसका दो जगह पर इम्पैक्ट आता है, रेवेन्यू में भी और कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी। तो अपन डायरेक्टली देखें, सबसे पहले रेवेन्यू दे रखा है, रेवेन्यू कितना दे रखा है, 24,500 और 15,600, 24,500 और 15,600, ये लिखा अपन ने यहाँ पर, 24,500 प्लस 15,600, और इसमें कुछ एडजस्टमेंट होगा क्या बेटा इसके अलावा, इंटर कंपनी ट्रेडिंग करा था क्या आपने $8 मिलियन का, इंटर कंपनी ट्रेडिंग करा था 8 मिलियन का, 8 मिलियन मतलब 80 लाख, 80 लाख में से वही 000 हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8,000, तो वो हमारा माइनस हो जाएगा। ये पॉइंट समझ में आ गया है क्या? इंटर कंपनी ट्रेडिंग्स को हमें क्या करना होता है, माइनस, रिमूव करना होता है, रिमूव्ड, तो इंटर कंपनी ट्रेडिंग मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो यहाँ पर हम करें इसको, 24,500 प्लस 15,600 माइनस 8,000, तो आ गया आपका 32,100। फिर वापस से बोल रहा हूँ मैं, पेरेंट और सब्सिडियरी की सबसे पहले हमने सेल्स ले लिया, और उसमें वही जो इंटर कंपनी सेल्स होती है उसको हम माइनस कर देंगे, तो 32,100, ये मेरा आ गया रेवेन्यू। इसके बाद में कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स का अगर हम देखें बेटा कितना पॉइंट दे रखा है, 14,000 और 10,000, तो ये यहाँ पर हम मेंशन करेंगे 14,000 फिर प्लस 10,000, उसमें से वही क्या करेंगे हम, इंटर कंपनी सेल्स माइनस करेंगे 8,000, और फिर उसमें हम क्या करते हैं, अनरियलाइज प्रॉफिट्स को प्लस करते हैं, और अनरियलाइज प्रॉफिट हमने निकाला था, जो कि कितना आ रहा था हमारा, अनरियलाइज प्रॉफिट हमने यहाँ पर निकाला 4 लाख, वही 000 रिमूव करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400, तो 400, फिर 14,000 प्लस 10,000 माइनस 8,000 प्लस 400, तो ये हो जाएगा आपका 16,400, यहाँ पर आ जाएगा 16,400, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा आपका 32,100 प्लस 16,400, 48,500, ये हमारा आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद में इनकम टैक्स एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें, वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। सर, हाँ बोले। सर इसमें हमने लाइक कॉस्ट पे ना लेके वो 8,000 को वहां पे लिया, जिसमें प्रॉफिट भी इंक्लूडेड था।
हम्म। कॉस्ट मतलब इसमें तो वो प्रॉफिट भी अर्नड है ना। तो मैंने आपको सेल करा था तो आपने परचेस करा था, तो आपने तो मेरे से 8,000 पर ही परचेस करा होगा ना बेटा। आपने यस। परचेस करा होगा। तो मेरी सेल्स में से हटाऊंगा तो आपकी उसमें से भी तो हटाऊंगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में से कौन सी फिगर, जिस रेट पर अपन ने ट्रांजेक्शन करा था ओके सर ओके। ना बेटा। तो एट यस। थाउजेंड मैंने करा था ना भाई, 8 मिलियन का अपन ने गुड सेल करा, तो मैंने 8 मिलियन का सेल करा तो मेरी सेल्स में शामिल है और आपकी परचेज में शामिल है। तो अपन दोनों से 8,000 रिमूव कर रहे हैं। और यस। उसके अलावा क्या हो रहा है, वो अनरियलाइज प्रॉफिट था 4 लाख का जो हमने कैलकुलेट करा था, उसको हमने ऐड कर दिया क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स उससे क्या होगा, इंक्रीज होगा। गेटिंग माय पॉइंट। यस सर। फिर इनकम टैक्स एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स एक्सपेंसेस हम बात करें तो वो हमें दे रखा है 5,000 और 1,600। तो वो हम लिखेंगे यहाँ पर 5,000 प्लस 1,600, दैट विल बी 6,600। यहाँ पर माइनस करा 6,600, तो 48,500 माइनस 6,600, 41,900। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर। 41,900। 41,900 यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है। यस सर। एक सेकेंड, मैंने गड़बड़ कर दी यहाँ पे। 32,100 और 16,400 को प्लस कर दिया है मैंने। समझ गए क्या गड़बड़ कर दी। प्लस तो है ना, हो गए तो माइनस होता है ना बेटा। कॉस्ट ऑफ गुड। फिगर इतनी बड़ी कैसे आ गई इसमें। टू 100 माइनस 16,400, तो ये आएगा आपका 15,700, और उसमें से 6,600 लेस करा तो आ जाएगा आपका 9,100। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है। अब मुझे वही क्या करना था, पेरेंट और सब्सिडियरी के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। पेरेंट और सब्सिडियरी के बीच में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो हमें ऑनर ऑफ द पेरेंट और एनसीए का पोर्शन निकालना है। तो एनसीए का पोर्शन निकालने के लिए वही वर्किंग नोट नंबर 2। यहाँ पर गुड्स जो सेल करा था वो किसने गुड्स सेल करा था, सब्सिडियरी ने पेरेंट को गुड्स सेल किया था क्या बेटा। और सब्सिडियरी ने अगर पेरेंट को गुड्स सेल करा है तो अनरियलाइज प्रॉफिट सब्सिडियरी से रिलेटेड, और सब्सिडियरी से रिलेटेड अनरियलाइज प्रॉफिट अगर है तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पर जाएगा, एनसीए पर भी जाएगा क्या। यस सर। तो हमारा सबसे पहले हम बात करें एनसीए का, हमें निकालना है प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो एज पर क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अगर निकालें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमारा ओवरऑल प्रॉफिट कितना दे रखा था सब्सिडियरी का, 4,000 दे रखा था बेटा। आपका ओवरऑल प्रॉफिट कितना दे रखा था सब्सिडियरी का, प्रॉफिट 4,000। तो ये 4,000 लिखा सबसे पहले, एज पर क्वेश्चन प्रॉफिट कितना था 4,000। उसमें से पीयूपी ऑन सेल्स मेड बाय सैक, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट, तो अनरियलाइज प्रॉफिट कितना था 400, 4 लाख, मतलब वही 000 हटा देंगे तो 400। तो ये कितना बचा 3,600, यही बचा क्या बेटा। और इस 3,600 का कितना परसेंट जाएगा उसमें, एनसीए के पास 25%। एनसीआई शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो 3,600 का 25%, 900। ये मेरा फिगर आ गया कितना बेटा, 900। एनसीए का प्रॉफिट शेयर हो जाएगा कितना, 900। तो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई 900, और 9,100 में से मैं 900 माइनस कर दूंगा तो आपका आ जाएगा 8,200। ये मेरा पेरेंट से रिलेटेड हो जाएगा। टोटल आ जाएगा वही 9,100, और वही टोटल हो जाएगा आपका 9,100। ये मेरा
एक्टिविटी नंबर 2 हो गया है, जिसके अंदर हमने क्या करा, सब्सिडियरी के प्रॉफिट के अंदर अनरियलाइज प्रॉफिट इंक्लूडेड था, तो उसका इम्पैक्ट मैंने एनसीए पर भी दिखा दिया, और एनसीए के प्रॉफिट को भी हमने उस प्रोपोर्शनेट वे में माइनस करके दिखा दिया। बोले भाई यहाँ तक के पॉइंट में कोई डाउट हो तो? यस बेटा, यहाँ तक के पॉइंट में कोई डाउट हुआ? हर्षित, हर्षप्रीत, कशिका, केशव, निशिता, एनीवन हैव डाउट टिल दिस पॉइंट? किसी को भी डाउट हो तो बोले यहाँ तक के पॉइंट में। ये मेरा एक और पॉइंट हो गया है, अनरियलाइज प्रॉफिट का ट्रीटमेंट कैसे होता है। इसके अंदर वही प्रोविजन बता दिया भाई, हमें क्लोजिंग इन्वेंटरी को रिड्यूस करना होता है, और सब्सिडियरी ने अगर पेरेंट को कुछ सेल कराए तो वो अनरियलाइज प्रॉफिट का वही ट्रीटमेंट करना होता है, जो समझा चुका हूँ, कोई नया पॉइंट नहीं है। और उसके बाद में फिर हमारा एक लास्ट टॉपिक बाकी रह गया है इस चैप्टर के अंदर, मिड ईयर एक्विजिशन। जब अगर आप एक्विजिशन क्या करते हैं, ईयर के मिड में अगर करते हैं, इसका कंसेप्ट मैं वैसे प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो वही हमें क्या करना होता है, प्रपोर्शनेट बेसिस पर फिर हम क्या करते हैं, फिगर्स को इंक्लूड करते हैं। लाइक अगर आपने मान लो 8 मंथ के बाद में अगर एक्विजिशन करा है, तो 4 मंथ का हम क्या करेंगे, एड ऑन करते चलेंगे, बाकी का 8 मंथ का क्या मानेंगे, प्री एक्विजिशन का। तो उसी बेसिस पर एक्टिविटी नंबर 3 आपका गिवन है, एक्टिविटी नंबर 3, और फिर एक एक्टिविटी नंबर 4 दे दिया, वही पूरा बड़ा क्वेश्चन दे दिया है। तो इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में करें फिर कंप्लीट बेटा, मिड ईयर यस एक्विजिशन, सर। है ना। मिड ईयर एक्विजिशन वाला टॉपिक अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। आप इसमें आज का यहाँ तक का टॉपिक कंप्लीट कर लीजिएगा, ज्यादा नहीं बचा है इस चैप्टर में, एक लेक्चर का टॉपिक बचा है जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। कल मेरी क्लास नहीं रहेगी, कल सैटरडे को, कल इवनिंग में मेरी क्लास नहीं है। संडे को मैं डाउट क्लास रखूंगा, तो वो टाइमिंग्स मैं कल इवनिंग में आप लोगों को ग्रुप पर मैसेज में शेयर कर दूंगा, टाइमिंग्स वगैरह जो भी रहेगा। कल मेरी सैटरडे को क्लास नहीं है, संडे को क्लास रहेगी, डाउट क्लास रखूंगा मैं, तो जो भी टाइमिंग होगा वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली मॉर्निंग टाइम रखूंगा। ठीक है बेटा? तो हाँ बोलिए। सो डाउट क्लास में जो कंसोलिडेटेड के तीनों चैप्टर में से कोई भी डाउट पूछ सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस- कंसिडरेशन के आपके जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो आप डाउट्स पूछ लीजिएगा, प्रैक्टिस बुक के साथ में क्वेश्चंस कवर करते जाएं, ताकि वो भी उसमें जो डाउट हो वो भी हमारा पुटअप करने में आ जाए। ठीक है, चलिए यहाँ तक का कंप्लीट करें, बाकी का मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेता हूँ। ओके बेटा, थैंक यू एवरीवन।